हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने जो हमारा प्राणी में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 6 की क्या कर ली थी, एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने वो वीडियो जाकर देख ली होगी और उसके ऊपर आपने अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जो एमसीक्यू मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, आप उन एमसीक्यू को लगाकर भी अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 7 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो, जो मेंढक होता है तो उसकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। यानी कि आहार नाल लंबाई में छोटी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा मेंढक है उसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख मुख गुहिका में खुलता है। और जी, जो ये मेंढक की आहार नाल होती है इसका जो मुख होता है वो कहाँ खुलता है, मुख गुहिका में खुलता है, जो गिरसनी से होते हुए गिरसिका तक जाती है। जो यानी कि जो आहार नाल गिरसनी से होते हुए कहाँ तक जाती है, गिरसनिका तक जाती है। गिरसिका एक छोटी नली है, यानी कि जो गिरसिका वो क्या है, छोटी नली है, यानी कि गिरसिका एक छोटी नली है, अमाशय में खुलती है। और जो हमारी गिरसिका है वो कहाँ खुलती है, अमाशय यानी कि मेंढक के पेट में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत, मलाशय और आंत, अंत में अवस्कर द्वारा खुलता है। यानी कि जो हमारी क्या होता है, अमाशय होता है वो आगे चलकर आंत, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा क्या खुलता है, मेंढक के शरीर के बाहर खुल जाता है। इसका मुख मुखद्वार का द्वारा गिरसनी में खुलता है। और जो इसका जो मुख होता है वो मुखद्वार के द्वारा किसमें खुलता है, गिरसनिका में खुलता है, जो गिरसिका तक जाती है। और जो ये हमारी गिरसनी होती है ये कहाँ तक जाती है, गिरसिका तक जाती है। ये रक्त पितरस स्त्रावित करता है। यानी कि जो मेंढक का जो लीवर होता है वो कौन सा रस स्त्रावित करता है, वो हमारा पितरस स्त्रावित करता है, जो पित्राशय में एकत्रित होता है। अब जब जो मेंढक यकृत से क्या करता है, अपना पितरस स्त्रावित करता है, वो जाकर कहाँ एकत्रित होता है, यानी कि कहाँ इकट्ठा होता है, वो हमारे पित्राशय में इकट्ठा होता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, यानी कि जो हमारा अग्नाशय वो क्या है, पाचक ग्रंथि है, जो अग्नाशय रस स्त्रावित करता है। जो कौन सा रस स्त्रावित करता है, अग्नाशय रस को स्त्रावित करता है, जिससे भोजन का पाचन हो जाता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं हमारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। यानी कि जो मेंढक होता है उसकी जो जीभ होती है वो कैसी होती है, वो द्विपाली जीभ होती है। और इस द्विपाली जीभ को वो कहाँ यूज करता है, भोजन खाने में या फिर अपने शिकार को पकड़ने में यूज करता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस द्वारा होता है। यानी कि जो मेंढक भोजन खाता है, जो उसका जो क्या होता है, पाचन होता है, वो अमाशय की दीवारों, यानी कि जो हमारा अमाशय होगा उसकी तरफ क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है, उसके द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस को द्वारा होता है। यानी कि जो हमारा अमाशय होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं उनके द्वारा, और जो हमारे पाचक रस होते हैं उनके द्वारा भोजन का क्या होता है, हमारे पाचन होता है। अपचित भोजन का काइम कहलाता है। यानी कि जो हमारा मेंढक में जो अपचित भोजन बचता है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, जो अमाशय में गृहिणी में जाता है। जो अमाशय से होते हुए कहा जाता है, गृहिणी में जाता है। गृहिणी पित्ताशय में पित्त और अग्नाशय में अग्नाशय रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। यानी कि जो हमारी क्या होती है, गृहिणी होती है, वो पित्ताशय से अपना पितरस को लेती है और अग्नाशय से वो अपने अग्नाशय रस को प्राप्त करती है और फिर वाहिनी द्वारा प्राप्त कर लेती है। यानी कि वो हमारे अग्नाशय रस एवं पितरस को किसके द्वारा स्त्रावित कर लेती है, अपनी वाहिनी द्वारा प्राप्त कर लेती है। पितरस वसा तथा अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेटों तथा प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि देखो, जो हमारा क्या होता है, पितरस होता है वो किसका पाचन करता है, वो हमारी वसा का पाचन करता है, तथा जो हमारा अग्नाशय रस होता है वो किसका पाचन करता है, वो कार्बोहाइड्रेटों और प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। यानी कि जो हमारा मेंढक में जो पाचन होता है, जो उसकी जो क्या होती है, अंतिम प्रक्रिया होती है, वो किसमें होती है, आंत में होती है। पचित भोजन आंत से अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित होता है। यानी कि जो क्या होता है, पचित भोजन होता है मेंढक में, वो आंत के अंदर जो हमारे अंकुर होते हैं और सूक्ष्मांकुर होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, वो अवशोषित होता है। अपचित भोजन अवस्कर द्वारा द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि जो जो हमारा वो बचता है, अपचित भोजन बचता है, वो अवस्कर द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। मेंढक जल व स्थल दोनों स्थानों पर विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं।
यानी कि जो मेंढक होता है, अगर वो जल पे है तो वो अपनी दूसरी प्रक्रिया द्वारा क्या करेगा, श्वसन करेगा। अगर वो स्थल पे है तो वो अपनी दूसरी प्रक्रिया द्वारा श्वसन कर देगा। यानी कि वो दोनों में भिन्न भिन्न विविधों द्वारा क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न विविधों द्वारा इसमें क्या करेंगे, श्वसन करते हैं मेंढक। इसकी त्वचा एक चिकनी जलीय श्वसन अंग का कार्य करती है। यानी कि जो मेंढक की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, वो एकदम चिकनी होती है, जो किसका कार्य करती है, श्वसन अंगों का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। और जब मेंढक त्वचा से अपने श्वसन करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। यानी कि जो विसरण होता है उसके द्वारा क्या होता है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका क्या होता है, विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़ों वायु श्वसन अंगों का कार्य करती है। यानी कि अगर मेंढक कहाँ है, जल के बाहर यानी कि स्थल पे है, तो उसकी जो बाह्य त्वचा होती है वो मुख, गुहा और फेफड़ों वायु श्वसन अंगों का कार्य करती है। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुसफुसीय श्वसन कहलाता है। देखो, अगर जो हमारा मेंढक है वो किसके द्वारा अपना श्वसन करेगा, अगर फेफड़ों के द्वारा क्या करता है, वो अपना श्वसन करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फुसफुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचना होती है। यानी कि जो मेंढक के जो फेफड़े होते हैं ये लंबे अंडाकार गुलाबी रंग के होते हैं और एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो देहगुहा के बक्षीय भाग में पाई जाती है। और जो कहाँ पाई जाती है, जो मेंढक का हमारा क्या होता है, देहगुहा का बक्षीय भाग होता है, उसमें पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तक फेफड़ों में पहुंच जाती है। और जो वायु होती है वो कहाँ से जाती है, नासा छिद्रों से होते हुए मुख गुहा तक जाएगी, उसके बाद फेफड़ों में पहुंच जाती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करता है। यानी कि देखो, अगर मेंढक ग्रीष्म निद्राशय में है और वो शीत निद्राशय में है तो उस दौरान वो क्या करता है, जो मेंढक की त्वचा होती है उसके द्वारा अपना श्वसन करता है। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित वन प्रकार का होता है। यानी कि जो मेंढक होता है, जो उसका जो क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वो कैसा होता है, वो सुविकसित होगा और कैसा होगा, वन प्रकार का होता है। यानी कि सुविकसित वन प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। और इसमें क्या पाई जाती है, हमारी लसिका भी पाई जाती है। अर्थात ऑक्सीजनित अथवा भी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है और हमारा डीऑक्सीजनित रक्त होता है, वो हृदय में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि हृदय में आकर मिल जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिनियों और रुधिर से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, रुधिर का परिसंचरण तंत्र होता है वो हृदय, और जो हमारी क्या होती है, रक्त वाहिनी का होती है, उनके द्वारा रुधिर से मिलकर बना हुआ होता है। लसिका तंत्र लसिका लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। यानी कि देखो, जो हमारा क्या होगा, लसिका तंत्र होगा वो किस किस से मिलकर बना होता है, वो लसिका से मिलकर बना होगा। और जो हमारी लसिका की नलिकाएं होती हैं और जो हमारी लसिका ग्रंथि होती है, इन तीनों को मिलाकर बनता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मसल संरचना है। और देखो, जो मेंढक है, जो उसका जो हृदय होता है वो कैसा होता है, त्रिकोष्ठीय होता है, यानी कि 3 कोष्ठक वाला होता है, जो कि देह गुहा में ऊपरी भाग में स्थित होता है। जो कि मेंढक की कौन सी देह गुहा होती है, उसके ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण, जिसे पेरियोकाइडिन द्वारा ढका रहता है। यानी कि जो इसके द्वारा ढका रहता है वो अपारदर्शी पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सिराकोटर या साइनस बोनस कहते हैं। यानी कि एक हमारी क्या होती है, त्रिकोष्ठीय संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिराकोटर कहते हैं। हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है। और ये जो हमारा क्या होता है, सिराकोटर होता है, ये जो हमारा मेंढक का जो हृदय होगा ये किससे जुड़ा रहेगा, दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है, तथा महाशिराओं में रक्त प्राप्त करता है। और ये जो अपना रक्त प्राप्त करता है, ये किससे करता है, जो मेंढक की महाशिराएं होती हैं उनसे अपना रक्त प्राप्त करता है। हृदय का उदरी सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना धमनी शुष्क होती है। यानी कि जो मेंढक का हृदय होगा उसके उदरी भाग में, उदरी सतह पर क्या पाई जाती है, दाएं तरफ अलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धमनी शुष्क कहते हैं, जिसमें नीले खुलता है। यानी कि जिसमें क्या खुलता है, जो मेंढक के शरीर का नीला होता है वो खुलता है। हृदय में रक्त धाइयों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, हृदय में जो रक्त होता है वो धाइयों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाता है। इसमें धानी तंत्र कहते हैं।
और जो जिसके द्वारा ये हमारा रक्त जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, धायनी तंत्र कहते हैं। यानी कि जब वो धाइन्य के द्वारा जाएगा तो खूब सारी धानियों के द्वारा जाएगा, तो वो मिलकर क्या बनाएगा, एक धानी तंत्र बनाता है। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। यानी कि जो शिराएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती हैं, रक्त को एक जगह इकट्ठा करती हैं और उसको फिर हृदय में पहुंचाती हैं। यह शिराएं तंत्र कहलाता है। और जो ये हमारा तंत्र होता है, ये हमारा शिराएं तंत्र कहलाता है। मेन में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा दांतों के मध्य, विरक तथा शरीर के निचले भागों में पाई जाती है। यानी कि देखो, जो क्या होता है, हमारा मेंढक होता है, तो उसमें क्या होती है, विशेष संयोजी शिराएं होती हैं जो हमारे यकृत, दांतों के मध्य, विरक तथा शरीर के निचले भाग में पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारी क्या होती है, विशेष संयोजी शिराएं होती हैं, वो कहाँ पाई जाती है, दांतों के मध्य और हमारे विरक और शरीर के निचले निचले भाग में पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः यकृत निवाहिनिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिनिका तंत्र कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, यकृत निवाहिनिका तंत्र और वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, रक्त प्लाज्मा होता है, वो किनसे मिलकर बनता है, रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि जो हमारा रक्त है उनमें कौन कौन सी कणिकाएं आती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी लाल रक्त की कणिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रक्ताणु, यानी कि आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और दूसरी आती है हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि WBC, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और हमारे रक्त में क्या आती है, प्लेटलेट्स आती हैं। लाल रक्त रुधिरकाओं में लाल रंग का श्वेतन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कि जो हमारी क्या पाई जाती है, रक्त में जो हमारी क्या पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी पाई जाती हैं। उनमें क्या पाया जाता है, हमारे लाल रंग का श्वेतन रंजक पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इन कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी कि जो हमारे मेंढक में क्या पाई जाती है, लाल युक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, उनमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लसिका रुधिर से भिन्न होती है। और जो इनमें क्या होती है, लसिका होती है, वो रुधिर से क्या होती है, काफी भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। और ये किस लिए भिन्न होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो हमारे कुछ प्रोटीन होते हैं और लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषण गैस व जल को नियमित स्थानों तक ले जाता है। यानी कि जब हमारा परिसंचरण तंत्र होता है मेंढक के शरीर में, तो उस दौरान क्या करता है, जो रक्त होता है वो पोषक गैस एवं जल को नियमित स्थानों तक ले जाता है। यानी कि जल को और पोषक गैसों को कहाँ तक ले जाता है, नियमित स्थानों तक ले जाता है, जहाँ पे उन्हें जरूरत होती है। रुधिर परिसंचरण मसल हृदय की कंपन प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि जो रुधिर का क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वो हृदय मसल की कंपन द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर के बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, उनको मेंढक को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में क्या होना जरूरी है, पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र होना जरूरी है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन अंग में मुख्यतः एक जोड़ी विरक, मूत्रवाहिनियां, अवस्कर द्वार तथा मूलाशय होते हैं। यानी कि जो हमारे क्या है, उत्सर्जन तंत्र है, उसमें मुख्यतः कौन कौन से अंग आते हैं, एक जोड़ी विरक आते हैं, हमारी मूत्रवाहिनी आती है, अवस्कर के द्वार आते हैं और मलाशय आता है। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, लाल रंग के होंगे और कैसे किस आकार के होंगे, सेम के आकार के होते हैं। और देही गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरु के दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। और जो मेंढक की क्या होती है, देही गुहा होती है, उसमें थोड़ा सा पीछे की ओर किसमें उपस्थित होंगे, कशेरु के दंड में दोनों तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों, मुक्त जनन नलियों या वृक्कों का बना होता है। यानी कि जो हमारे क्या होता है, प्रत्येक वृक्क होता है वो कई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों और हमारी मूत्र जनन नलिकाओं एवं वृक्कों का बना हुआ होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क में मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, नर मेंढक होता है, उसमें जो हमारी क्या होती है, मूत्र नलिका होती है, वो वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। यानी कि उसमें एक ही नलिका होती है, मूत्र नलिका और जनन नलिका। मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वारा बाहर खुलती है। यानी कि जो हमारी क्या होती है, मूत्र वाहिनी होती है, वो अवस्कर के द्वारा कहाँ खुलती है, बाहर खुलती है। मादा मेंढक में मूत्र वाहिनी एवं अन्य वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। यानी कि जो हमारी क्या होती है,
मादा मेंढक होती है उसमें जो मूत्रवाहिनी होगी और जो हमारी अंडवाहिनी होती है वो अवस्कर द्वार में क्या खुलती है, अलग अलग खुलती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी मादा मेंढक है उसमें हमारी मूत्रवाहिनी अलग होती है और अंडवाहिनी अलग होती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के आधार भाग पर स्थित होता है। यानी कि चाहे वो एक पतली दीवार वाला क्या क्यों ना हो, मूत्राशय क्यों ना हो, उसमें भी मलक्ष एक उधर भाग पर क्या होता है, स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। और वो कहाँ खुलता है, अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है। यानी कि जो हमारा जो मेंढक होता है वो किसका उत्सर्जन करता है, वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसलिए उत्सर्जी यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। यानी कि जो हमारा मेंढक होता है इसलिए वो क्या कहलाता है, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंच जाता है। यानी कि ये जो हमारा उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त होता है वो वृक्क के द्वारा रक्त के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, वो वृक्क में पहुंच जाता है, जहां पर ये अलग कर दिया जाता है। और यानी कि ये जब वृक्क में चला जाता है तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, ये अलग कर दिया जाता है और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। और इनका क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण में संविनय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। यानी कि जो क्या होता है, नियमन और संविनय तंत्र होता है वो मेंढक में क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, जिनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। जिनमें क्या पाई जाती है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाएंगी और जो हमारे तंत्रिका तंत्र होता है वो भी दोनों पाए जाते हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र भी और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों पाई जाती हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होते हैं। यानी कि जो विभिन्न अंग होते हैं उसमें क्या होते हैं, समन्वय होते हैं, वो कुछ रसायनों द्वारा होते हैं, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ये स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। यानी कि ये जो हार्मोन होते हैं किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। मेंढक की मुख्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं। यानी कि जो मेंढक की मुख्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं वो निम्न प्रकार हमें दी गई हैं। देखो, एक होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, एक होती है हमारी अफ्रुट ग्रंथि, एक होती है हमारी पराफुट ग्रंथि, एक होती है हमारी थाइमस, एक होती है पीनियल काय, एक होती है हमारी अग्नाशय दिवाइका, एक होती है हमारी अवधि विरत। तो ये क्या ही, ये हमारी थी मेंढक की ग्रंथियां। एक जैसे पीयूष ग्रंथि, अफ्रुट ग्रंथि और पराफुट ग्रंथि, जैसे थाइमस, पीनियल काय और अग्नाशय दिवाइका और अवधि विरत। अब हमें बताए गए हैं जो क्या होते हैं, जनपद होते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी कि अब हमें मेढक के तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया है। एक होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है हमारा समन्वित तंत्रिका तंत्र, एक होता है हमारा अनुकंपी व पराकंपी तंत्र का बना हुआ होता है। यानी कि जो मेंढक का शरीर होता है वो इनका बना हुआ होता है। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, परिधीय तंत्रिका तंत्र का और समन्वित तंत्रिका तंत्र का और अनुकंपी व पराकंपी तंत्रिका तंत्र का बना हुआ होता है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपालियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। यानी कि जो क्या होता है, मेंढक होता है जो उसका जो मस्तिष्क होगा उसमें क्या निकलती है, 10 जोड़ी कपालियां तंत्रिका निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद होता है। यानी कि जो हमारा मेंढक का मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित जो हमारे मस्तिष्क कोश होता है या कपाल होते हैं उनके अंदर बंद रहता है। यानी कि जो मेंढक के मस्तिष्क के हड्डियों का कपाल बना होता है तो मेंढक का जो मस्तिष्क होता है वो उसमें स्थित रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। यानी कि जो मेंढक का मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, एक होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ग्रहण पालिय जुड़ाव युग्मित परमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पक्ष होता है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है जो मेंढक का, उसमें क्या होता है, किरणपालियां का जुड़ाव होता है और युग्मित युग्मित परम मस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पक्ष पीछे, यानी कि एक अग्र मस्तिष्क का होता है पीछे स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ी दृढ़ पालियों का बना होता है। यानी कि जो मेंढक का जो मध्य मस्तिष्क होता है वो किनका बना होता है, वो एक जोड़ी दृढ़ पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क यानी कि जो मेंढक का पीछे वाला मस्तिष्क होता है वो अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। यानी कि जो मेंढक का पिछला मस्तिष्क होता है वो अनुमस्तिष्क एवं मेरुडला एवं ओब्लांगेटा का बना हुआ होता है।
मेरुदा ओब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ जाते हैं। यानी कि जो क्या होते हैं, मेडुला और क्या होता है, ओब्लांगेटा होता है, वो महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ जाते हैं। मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। यानी कि जो मेंढक होता है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं। जैसे स्पर्क अंग जिसे हम संवेदी पित्तल कहते हैं, एक होता है हमारा स्वाद अंग जिसे हम स्वाद कणिकाएं कहते हैं, एक होता है हमारा गंध जिसे हम नासिका उपकला कहते हैं, एक होती है हमारी दृष्टि जिसे हम नेत्र कहते हैं, व श्रवण इसमें हमारा क्या आती है, इसमें हमारी कनपटें आती है, यानी कि बाहर का कण आता है, और सॉरी जो हमारा बाहर का कान होता है उसका आकार आता है, और जो हमारा आंतरिक कण यानी कि जो हमारा अंदर का कान होता है वो आता है। इन सब में आंखें और आंतरिक कण सुव्यवस्थित होते हैं। यानी कि ये जो सभी अंग होते हैं इनमें जो आंखें और हमारे आंतरिक जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। और बच्चे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका स्राव पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। यानी कि जो क्या रहते हैं, जो बचे हुए हमारे क्या है, दूसरे संवेदी अंग है, उनमें केवल तंत्रिका स्राव पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढे में स्थित होते हैं। यानी कि जो मेंढक होगा उसके जो नेत्र होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, और वो गोलाकार नेत्र गड्ढे में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। यानी कि ये जो हमारे नेत्र होते हैं जो गड्ढे में स्थित होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये मेंढक के साधारण नेत्र होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, और अगर आप जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है इसके ऊपर क्या करना चाहते हो, अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे विद्यानित चैनल पर।